औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आज उसी टॉपिक को कुछ आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे मूवमेंट्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, फिर उनकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल डिफिजन, फैसिलिटेटेड डिफिजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट में एंडोसाइटोसिस भी आ जाती है और एक्सोसाइटोसिस भी आ जाती है। इसके साथ साथ है फिल्ट्रेशन। अब सबसे पहले हम एक्सप्लेन में डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेनेशन बयान करते हैं सिंपल डिफिजन की। सिंपल डिफिजन को बयान करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर वक्त एट ऑल टेम्परेचर मूव करते रहते हैं। किसकी वजह से मूव कर रहे होते हैं? स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से। वो क्या कर रहे होते हैं? हर वक्त किसी न किसी टेम्परेचर पर मूव कर रहे होते हैं। तो सिंपल डिफिजन को हम इस तरह बयान करेंगे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन इज नोन एज सिंपल डिफिजन। अब सिंपल डिफिजन में स्पेसिफाई नहीं है कि वाटर के मॉलिक्यूल हैं या किसी और फ्लूइड के मॉलिक्यूल हैं या सॉलिड है। तो फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, ये एक जनरलाइज्ड टर्म है जिसे हम क्या नाम देते हैं? सिंपल डिफिजन का नाम देते हैं। इसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, मतलब इस मूवमेंट में एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, तो इसे हम नाम देते हैं सिंपल डिफिजन का। अब इसकी एक एग्जांपल मैंने कोट की है, यहाँ पे देखें कि लेट करें कि ये जो बीकर है हमारे पास, यहाँ इसके अंदर पानी मौजूद है। क्या मौजूद है? पानी मौजूद है। लेट करें ये पानी मौजूद है। अब देखें इसके अंदर एक शुगर का मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल पड़ा है, ठीक है। अब ये देखें जब ये बड़ा मॉलिक्यूल पड़ा है तो इसमें क्या होगा, जब पानी के अंदर इसे रखा है हमने, तो यहाँ से जो लार्जर मॉलिक्यूल पड़ा है इसमें से जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे स्कैटर्ड होके, जुदा होके, ये सब पूरे पानी के अंदर क्या होने की कोशिश करेंगे? डिजॉल्व होने की कोशिश करेंगे। कब तक डिजॉल्व होंगे? जब तक इनके अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम अकर नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये देखें कि ये पहले इसकी एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन है, तो ये कहां तक जाएगा? एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। इससे मुराद क्या है कि इस जगह पर शुगर का जो मॉलिक्यूल है इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ पे इस जगह पे ये क्या है? शुगर की कंसेंट्रेशन लो है। तो ये क्या करेगा? एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन क्या करेगा? मूव करेगा। कब तक मूव करता रहेगा? अनटिल डायनामिक इक्विलिब्रियम अकर्ड। जब तक कि डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता तब तक ये मूव करता रहेगा। अब ये देखिए इसी तरह, अब ये जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अकर हो गई, ये दोनों की कंपोजिशन एक जैसी हो गई, हायर कंसेंट्रेशन लोअर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट खत्म हो गया, तो उस वक्त ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए स्टॉप नहीं होता, मतलब एक ही रेट पे अकर हो रहे होते हैं किसी ना किसी तरह से। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि फैसिलिटेटेड डिफिजन क्या है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, सिंपल प्रोसेस होता है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। सेम इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफिजन, इसमें क्या होता है कि इसमें तो खुद ब खुद मॉलिक्यूल्स एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन मूव कर गए थे, लेकिन इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफिजन ऐसा होता है कि बाज दफा कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली पास आउट नहीं हो सकते, मूव नहीं कर सकते एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। उनके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं जो कि उनको मूव कराती हैं फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। तो इस केस में भी हम ऐसे ही देख रहे हैं कि फैसिलिटेटेड डिफिजन में क्या होता है? मूवमेंट थ्रू इंटीग्रेटेड प्रोटीन चैनल्स विदाउट यूजिंग एनर्जी। अब देखिए मैंने आपको बताया कि सिंपल डिफिजन में भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती और फैसिलिटेटेड डिफिजन में भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। इस केस में बस क्या होता है कि इसमें प्रोटीन चैनल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। कौन सी प्रोटीन? इंटीग्रेटेड प्रोटीन चैनल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं? हेल्प आउट करते हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मटेरियल मूवमेंट में, मॉलिक्यूलर मूवमेंट में। अब देखें जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होते और उनको रिक्वायर होता है बाहर से अंदर आना, तो जैसा कि ग्लूकोज हो गया या अमीनो एसिड हो गया। अब ये क्या करेंगे? ये क्या प्रोटीन, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स जो हैं चैनल्स, उनके पास जाएंगी और वो उनको क्या करेंगी? इनसाइड मूव करेंगी। अब ये देखें जो फैसिलिटेटेड डिफिजन का रेट होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा? नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स अवेलेबल।
जो अवेलेबल नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स हैं उस पर डिपेंड कर रहा होगा। अगर तो नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स ज्यादा है तो इसका मतलब है रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहां तक हमने देख लिया। अब ये देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस तरह काम कर रही है, यहाँ पे इसका प्रोसेस किस तरह होता है। ये देखिए हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, ऊपर हायर कंसंट्रेशन मौजूद है किसी भी मॉलिक्यूल की, ये लेट करें हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब ये कैसे होगा, जब ये इस इंटीग्रेटेड प्रोटीन के साथ आके अटैच होगा तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में खास तरह की चेंजेस आएंगी। वो चेंजेस क्या करेंगी, अब ये जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, अब ये इसके साथ अटैच हुआ पहले, फिर ये इसके अंदर देखें ये चेंजेस आ गई, ऊपर वाला पोर्शन ओपन हो गया फोर्क की तरह इस तरह, और ये नीचे वाला क्लोज हो गया। जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर वाला जो इनक्लेव है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्लोज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नीचे ओपन हो जाएगा, ये इनसाइड मूव करा देगा। ये तो हो गई हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम देख लेते हैं ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस सेम सिंपल डिफ्यूजन की तरह है, लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। तो इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एरिया ऑफ एन हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के साथ साथ हम बात कर लेते हैं एक्वापोरेंस की। अब हमें पता है कि वाटर के अंदर पोलैरिटी मौजूद है, डिस्पाइट ऑफ पोलैरिटी ऑफ वाटर, कि ये हर तरह की हर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाता है। उसकी रीजन क्या होती है कि मेम्ब्रेन के अंदर खास तरह के वाटर चैनल्स मौजूद हैं जो क्या करते हैं, इनसाइड मूवमेंट को प्रमोट करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर फ्लो इज फैसिलिटेटेड बाय स्पेशलाइज्ड पोर्स कॉल्ड एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं इनसाइड मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्लो। अब देखें ये क्या करते हैं, अलाउ वाटर है, इसमें क्या होगा, अब या तो ये एक्वापोरेंस वाटर को अलाउ करेंगे अंदर आने के लिए, या फिर हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी ये अलाउ करेंगे कि ये अंदर आ जाए, इजाजत दे सकेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैं आपको बताता चलूं, डिफ्यूजन की बात कर ली हमने, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर ली। अब जो मेन प्रोसेस है जो कि मेम्ब्रेन्स के अंदर अकर हो रहा है मूवमेंट के हवाले से, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो जाते हैं, जब मॉलिक्यूल्स कोई भी मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा तो उसके लिए हमारे पास एनर्जी जरूरत होगी। तो अब इस केस में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ higher concentration is known as, by the use of expenditure of ATP is known as active transport। अब इसमें देखेंगे क्या होगा, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो प्रोटीन होगी उससे एनर्जी रिक्वायर होगी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। और दूसरा इनमें डिफरेंस ये है कि इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो यहाँ तक समझ आ गई कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तीन तरह की जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारे पास है कैरियर प्रोटीन्स जो यही आते हैं, एक है यूनिपोर्टर। अगर तो एक मॉलिक्यूल को वो अलाउ कर रही होंगी तो वो कहलाएंगी यूनिपोर्टर। अगर तो वो दो मॉलिक्यूल्स को कर रही होंगी तो उसकी फिर दो कैटेगरीज है, एक है सिम्पोर्टर एक है एंटीपोर्टर। अगर दो मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में अलाउ कर रही है कि वो मूव करें तो इसे कहेंगे हम सिम्पोर्टर। और ऐसी प्रोटीन जो दो मॉलिक्यूल्स को मूव करने में अलाउ कर रही है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, उसे हम नाम देंगे एंटीपोर्टर का। अब देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स में हम देखते हैं सोडियम और पोटाशियम जो पंप है। अब सोडियम की मिकदार बाहर की तरफ ज्यादा होती है और कैल्शियम की अंदर की तरफ ज्यादा होती है, और इसको मेंटेन करने के लिए जो जब मूवमेंट्स होती हैं तो ये कैल्शियम पंप भी इन्वॉल्व होते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप भी इन्वॉल्व होते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब हम बात कर लेते हैं कि बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है हमारे पास। बल्क ट्रांसपोर्ट बहुत दफा ऐसा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो हमारे पास है मूवमेंट नहीं होती। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं या फिर उनका साइज बड़ा होता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक मैकेनिज्म है जिसे हम नाम देते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट का। अब बल्क ट्रांसपोर्ट में दो चीजें आ जाती हैं हमारे पास। सबसे पहले नाम से देख लें, बल्क का इसलिए यूज करते हैं, बल्क का मतलब है बहुत ज्यादा, मैनी। तो अगर ज्यादा तादाद में मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको क्या कहेंगे, बल्क ट्रांसपोर्ट।
अब ये बल्क ट्रांसपोर्ट हमारे पास दो तरह से होती है, या तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू होती है या तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स बाहर पड़ा है उसको अंदर ले आएंगे थ्रू इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा इस केस में, एंडोसाइटोसिस में लेट करें कि ये मेम्ब्रेन है, बाहर कोई ऐसे मॉलिक्यूल पड़ा है, अब ये इसके इर्द गिर्द ऐसे आ जाएगी और ये इसको कवर अप कर देगी इस तरह से। अब ये फिर यहाँ से खत्म हो जाएगी, ये सेल के अंदर आ जाएगी। ये था इसका प्रोसेस। अब ये मूवमेंट, इनसाइड मूवमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। अब देखिए एंडोसाइटोसिस की फिर तीन तरह की टाइप्स हैं। एक है पाइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अगर तो कोई लिक्विड इनसाइड मूव कर रहा है, मूव करना चाहता है, तो उसे कहेंगे हम पाइनोसाइटोसिस। अगर तो कोई सॉलिड पार्टिकल इनसाइड मूव करना चाह रहा है तो उसे हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। इसी तरह है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब देखें इसमें क्या होगा, इसमें रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में ये होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक खास मटेरियल के रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद होगी, जो उसके साथ बाइंड जब होगी तो वो मेम्ब्रेन के ऊपर क्या कर देगी, एक गड्ढा सा बना देगी या इसको यहाँ से ब्रेकआउट कर देगी और मटेरियल क्या हो जाएगा, इनसाइड मूव कर देगा। ये तो हो गया रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस से क्या मतलब है, आउटसाइड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स और मटेरियल। अब कोई भी पार्टिकल्स है, ये देखें सेल, ये मेम्ब्रेन अलर्ट करें, ये इसके अंदर पड़ा है नीचे। अब ये क्या करेगा, इसके साथ अटैच होगा और ये मटेरियल को क्या कर देगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सेक्रेट कर देगा, रिलीज कर देगा। अब देखें सेक्रेटरी वेसिकल्स इसके साथ अटैच होंगी और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आउटसाइड जो अपना फ्लूइड है या मटेरियल है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या कर देगी, थ्रो कर देगी। अब देखें फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीजेस कंटेंट्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोसेस है जो कि मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में इन्वॉल्व होता है, वो है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। Filtration is a process that forces all small molecules across selectively permeable membrane with the aid or with the help of hydrostatic pressure or any other pressure। इसमें देखिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या किसी और प्रेशर जैसे कि ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, उसकी वजह से किसी खास सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है उसको हम नाम देते हैं फिल्ट्रेशन का। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देना चाहूंगा कि इन केस ऑफ फ्रॉग when blood pressure forces water and dissolved molecules through the permeable membrane smaller vesicles called capillaries। अब capillaries जो है smaller vesicles हैं, उनके थ्रू ब्लड प्रेशर के थ्रू मूवमेंट हो रही होती है मटेरियल्स की। तो ये था इसके एग्जांपल। प्रोटीन, अब जो इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं जैसा कि प्रोटीन्स हो गया, वो यहाँ से पास नहीं कर सकते। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।